मैं बहुत थक चुका हूँ लड़ के। आई एम सॉरी, एक्चुअली आज टू मच हो गया ना, तो अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है ना, बहुत मजाक वाला इनजस्टिस हो रहा है। क्या करेगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर जस्टिस नहीं मिला तो ये केस को लड़ते लड़ते मर भी जाएगा होगा, लेकिन शायद में कभी पीसफुली किसी एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं दे सकेगा होगा। आज मीटिंग में यही है कि वो लोग एक्चुअली पहले से एक रीजनेबल वाला आंसर नहीं दे रहा था ना, कि वो लोग मेरा केस को एग्जामिन कर रहे बोल के, और एग्जामिन करने में इतना टाइम लगा दिया, जबकि सीएम ने भी रिकमेंड किया था और एयर डिपार्टमेंट ने भी रिकमेंड किया, सजेता डिपार्टमेंट भी मल्टीपल टाइम्स उन लोग को लेटर लिखा है कि मेरा केस को फर्स्ट प्रायोरिटी में न्यू कमीशन एज सुन एज कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, मेरा केस को सब फर्स्ट प्रायोरिटी में करके करना है। लेकिन बहुत वो लोग मतलब मेरा केस को अनविलिंगनेस दिखाया और करना नहीं चाह के इतना डिले खींचा है। कमीशन ऑफिस में आ के हम तक गया, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग अवेलेबल होता नहीं है, और प्लस बैरियर फ्री इन्वायरमेंट नहीं है, बहुत तकलीफ से हम जाता है वहाँ में, और जब आ भी जाता है तो पूरा बात बोलने नहीं देता है। वो लोग का साइड से जो बोलना है बोल के, फिर हम जब अब कुछ वॉइस बोल रहा होता है तो बोलने नहीं देता है, तो इसलिए मजबूरन मीडिया का थ्रू से मैसेज पहुंचाना पड़ता है। और मीडिया में भी जो भी बोला है उसको कुछ गलत तो नहीं बोला है, जो इन्फॉर्मेशन अधूरा देता है उसी को उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यही हो रहा है। तो सर माइंड कर रहा था कि मीडिया में क्यों आता है ऐसे बोल के ना, तो वही मेरा रिक्वेस्ट है सर, मैं मीडिया में आके कुछ भी आपका एगेंस्ट में गलत नहीं बोला है या कमीशन का एगेंस्ट में गलत नहीं बोला है, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा है, क्योंकि मैं डिप्राइव हूँ ना। तो एक डिप्राइव आदमी को अपना जस्टिस मांगना क्या गलत बात है क्या ना? अगर मेरा साथ में इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ है और इतना साल से मैं इसको ऑफिस टू ऑफिस भटक रहा है, और जहाँ से भी मेरा पेपर मेरा केस को ऑब्जर्व करके उन्होंने फाइंडिंग किया है कि हाँ जेन्युइन है, एग्जिस्टिंग रूल वायलेट हुआ है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स वायलेट हुआ है, पता चला है, इसलिए वो लोग मेरा केस को फेवरेबली रिकमेंड करता है कि मेरा केस को रिकन्सिडर करो। एयर डिपार्टमेंट, सजेता डिपार्टमेंट, सीएम ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी, उस मल्टीपल उन लोग को रिकमेंडेशन लेटर जा चुका है, पर भी वो लोग को पता नहीं वो लोग कहाँ से कुछ बोल के रूल को, एग्जिस्टिंग रूल को वो लोग नहीं मानेगा बोलते हैं, और अपना से कुछ रूल बोल के कि वही रूल को स्टिक करेगा। जैसे पुराना कमीशन ने क्लोज कर दिया मैटर को, उसको अभी नया कमीशन नहीं कर सकते, वो उसको रिट्रोस्पेक्टिव में जाना पड़ेगा। तो वही एक रूल को बोल के वो लोग पूरा रूल ब्रेक कर रहा है, और हम नहीं पता है उन लोग को अभी क्या मुँह से समझाएगा ना। जितना लेवल समझाने का मेरा पास ताकत है, एक इंसान का पास कितना कैपेसिटी था, हम सब कुछ कर लिया है, पर पता नहीं कमीशन में इतना एजुकेटेड लोग, इतना मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में रहने वाला लोग भी क्यों और रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सुइटेबिलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग अगर समझ में नहीं आता है तो बाकी एडवोकेट लोग से भी क्यों रेफरेंस नहीं लेता है? वो एक ही एडवोकेट लॉ ऑफिसर का बात पे वो लोग वो जो भी बोलता है, इवन वो लॉ ऑफिसर जो ऐसे भी बोला था ना, रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सुइटेबिलिटी जो ना, मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं बोलते, डिसेबिलिटी में रिलैक्सेशन नहीं बोलते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? इतना बेसलेस बात बोला है। डिसेबिलिटी में रिलैक्सेशन कैसे हो? हाउ इज दैट पॉसिबल? कि 40% से बिलो होना ही नहीं है, और एज पर इंटर से एक्सचेंज बोल के एक रूल है डिसेबिलिटी का, उसमें तो ये लिखा है कि पोस्ट अगर एक कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाइड है तो उसी पोस्ट को पास प्रिफरेंस देना है। अगर वो इस साल में अवेलेबल नहीं तो अगले रिक्रूटमेंट ईयर में वो अलग कैटेगरी के लिए भी ओपन हो जाएगा। फिर अगर उस रिक्रूटमेंट ईयर में भी वो अवेलेबल पीडब्ल्यू कैंडिडेट नहीं मिलता, तब जाके ओपन कैटेगरी में भी ओपन हो जाएगा। बस ये इंटर से एक्सचेंज में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि डिसेबिलिटी का परसेंटेज में रिलैक्सेशन होना है, डिसेबिलिटी का कैटेगरी में रिलैक्सेशन होना है बोल के। कैटेगरी भी कभी रिप्लेस हो ही नहीं सकता है पास रिक्रूटमेंट ईयर में। अगर वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाई किया उसी को देना पड़ेगा, अगर वो नहीं आया तो पोस्ट कैरी पूरा देगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ, मैं अवेलेबल था, वो कैटेगरी मेरा कैटेगरी का था, और उस पोस्ट के लिए मैं सुइटेबल था, मैं आइडेंटिफाइड था, इसीलिए उस पोस्ट के लिए मैं पिट था। किसे में पिट नहीं होगा? वो एक लेक्चरर का पोस्ट है, क्या मैं लेक्चर नहीं डिलीवर कर सकता? मैं इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता? मेरा राइट टू एम्प्लॉयमेंट वो लोग क्यों वायलेट कर रहे हैं? हाँ, वो लोग क्यों प्री डिटरमाइन कर दिया कि मैं उस पोस्ट के लिए अनफिट विड्रॉ हो सकता है? आज ऐसा बोला चेयरमैन सर ने, मैं अनफिट हूँ कि नहीं वो तो मेरा अपॉइंटमेंट लेवल में चेक किया जाएगा ना। जब मुझे कमीशन से रिकमेंडेशन होके एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिकमेंडेशन भेजा जाएगा, उन लोग का ड्यूटी क्या है? कमीशन का रिक्रूटिंग एजेंसी है, उन लोग का
खुद कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस रूल नंबर 43 सब रूल 1-2 में लिखा है क्लियरली कि वो लोग जब मेरिट लिस्ट बनाएगा वो लोग गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग रूल को स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिलैक्सेशन प्रोविजन कंसेशन प्रोविजन सब चीज़ को वो लोग कंसिडर करते हुए मेरिट लिस्ट बनाएगा, उसको वायलेट नहीं करेगा। लेकिन उसी को वो लोग वायलेट करके मुझे डिप्राइव कर दिया। अगर उसको वायलेट नहीं करके वो लोग मुझे अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन कर देता, उनका ड्यूटी जो है आपास हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे रिकमेंड करना चाहिए था। और एजुकेशन डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट टाइम में मुझे मेडिकली चेक करेगा ना, तब पता चलेगा ना कि मैं उस पोस्ट के लिए फिट हूँ कि नहीं। हाउ कैन दे से दैट कि मैं फिट भी नहीं हो सकता था। उनका कहना आज उन्होंने ये भी बोला एक पॉइंट कि पुराना कमीशन ने शायद इस बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया होगा कि शायद आप उस पोस्ट के लिए फिट नहीं था होगा बोल के। ऐसे कैसे बोल सकता है? वो तो उन लोग का स्टेज नहीं है ना। मैं उस पोस्ट के लिए फिट हूँ कि नहीं कैसे वो बोल सकता है? एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लोग का एक क्या था रोल मॉडल इरा सिंघल मैम का भी ऐसे हुआ था। उसको सिलेक्शन यूपीएससी ने डिप्राइव कर दिया। एक्चुअली यूपीएससी ने नहीं, उसको सिलेक्शन मिला था यूपीएससी का थ्रू से, फिर डिपार्टमेंट लेवल में उसको डिप्राइवेशन हुआ। क्यों बोलने से उसको सेलेक्ट रिकमेंडेशन कर दिया, डिपार्टमेंट ने चेक किया और मेडिकल चेक करके पता चला कि नहीं आप जो उस पोस्ट के लिए आप जो फिट नहीं है, क्योंकि वो जो उसमें थोड़ा ऊंचा हाइट वाला चाहिए, आप जो आपका डिसेबिलिटी जो आप जो ड्वार्फ हो गया, छोटा हो गया, इसलिए आप उसके लिए फिट नहीं है बोल के। वो तो उसमें डिपार्टमेंट लेवल में डिसाइड हुआ है ना। उसको वो लोग क्यों कमीशन लोग को आइडियाज़ नहीं, हम समझ में नहीं आता है। सेक्रेटरी मैडम वो खुद यूपीएससी क्रैक करने वाला, यूपीएससी हो गया आईएएस ऑफिसर बन के बैठा हुआ है और वो कैसे यूपीएससी का पैटर्न को भी नहीं समझ रहा है। रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी इतना सिंपल सा है। वो कहता है कि अगर इफ देयर इज अनअवेलेबिलिटी lack of sufficient number of PWD candidates are not available, in that case रिलैक्सेशन देना चाहिए so as to fill up the vacant post। क्लियर मैसेज लिखा है। unless that disabled person is not found unfit, ठीक है, तो वो अनफिट है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा ना। और अनफिट में किस बेसिस में हो भी सकता है वो सोचो तो। अनफिट का लेवल में पहुंचा भी नहीं है, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मैं अनफिट साइड नहीं था होगा, इसलिए वो पुराना कमीशन ने इसको सिलेक्ट नहीं, ऐसा टाइप भी वो लोग सेंटेंस बोला है। तो उन लोगों को इसका प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं और वो बार बार इंटरप्रिटेशन में लेके कंफ्यूजन क्रिएट कर करके, और अभी लास्टली तो यही बोला पुराना कमीशन ने क्लोज कर दिया, इसलिए वो लोग जो ये केस को नहीं ओपन कर सकता है। ऐसे कर अगर यही सिंपल सा बात था तो वो पहले भी बोल सकता था ना, मुझे क्यों इतना घुमाया फिराया, क्यों इतना। और बोलता है सीएम ऑफिस में फिर से जाओ, गवर्नमेंट फॉर्म होने से फिर से बात करो, बोलता है कब तक हम ये साइकिल काटते रहेगा। और बोलते हैं पढ़ो बोल के, किसे पढ़ेगा? किसी को आदमी को इतना बड़ा इनजस्टिस करके, मेरा ऊपर में इतना बड़ा इनजस्टिस इन्फ्लिक्ट करके, उसका बाद क्या मुझे मेंटल पीस होगा? क्या मुझे पढ़ने का मन होगा? मुझे डर लगा रहता है फिर दोबारा मेरा सा टारगेटिज्म होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी का जितना भी रूल रेगुलेशन अभी आज हम लोग का स्टेट में मेरा फाइट करने का वजह से तो इम्प्लीमेंट हुआ है ना। कुछ भी प्रोविजन तो नहीं दिया था ना कमीशन ने। और आज वो बड़ा बड़ा भाषण सुना रहा था कि ये फैसिलिटी दिया, वो फैसिलिटी दिया। अरे सब कुछ SOP मैंने ड्राफ्ट करके दिया है सर मैडम, तब जाके आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। और मेरे इसी का वजह से आपका प्रीवियस कमीशन ने मुझे टारगेट किया है और डिस्क्वालीफाई किया है। इंटरव्यू भी मेरा नहीं लिया है। अगर इंटरव्यू लेने से कैसा मेरा कम मार्क्स चलेगा बा? मैं बहुत थक चुका हूँ लड़ के। आई एम सॉरी, एक्चुअली आज टू मच हो गया ना, तो अभी पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है ना, बहुत मजाक वाला इनजस्टिस हो रहा है। क्या करेगा मुझे भी पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर जस्टिस नहीं मिला तो मैं शायद ये केस को लड़ते लड़ते मर भी जाएगा होगा, लेकिन शायद मैं कभी पीसफुली किसी एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं दे सकेगा होगा। एक्चुअली आज यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एज ए वाइस चेयरमैन और PAJC के हिसाब से नहीं आया था, क्योंकि हम लोग का जो लास्ट टाइम ये इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ उसके बाद तो हम लोग का सबका रेस्पेक्टेबल एग्जिट था। तो आज हम आया है एज ए कंसर्न सिटीजन, और ये इशू को हमने जब 2022 में जब ये चीज़ फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था, इनफैक्ट जैसे आपने पूछा है, आपने बोला है कि इसका केस जो है ये एंटायर पेपर लीकेज शुरू होने से पहले तब से है। और ये जो कंप्लेन दिया था जब एग्ज़ाम में जब इसको डिप्राइव हुआ था, उसी समय में कंप्लेन लेटर लिखा था, तो वहाँ से लेके अभी तक चल रहा है। तो उस समय में ये नैरेटिव चलता था कि अभी कमीशन बना नहीं है, अभी एक ही मेंबर है, अभी कमीशन में कोरम नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके वो लोग बोलता था कि जो गवर्नमेंट लेवल से यही बोला गया था कि मुदंग एबंग सिस्टर को
एक बार कमीशन गठन होने के बाद तब इसको जस्टिस मिलेगा बोला है। तो उसके बाद जब कमीशन फॉर्मेशन हुआ 21 अगस्त को हम यहाँ पे आके ये चेयरमैन सर, जो नया चेयरमैन सर है प्रदीप लिंगफा सर, और जो नया मेंबर्स है वो लोगों को सबको मिला। तो उसमें भी हम लोगों ने बोला कि अभी कमीशन का तरफ से बहुत कुछ करना बाकी है। देखो, एग्ज़ामिनेशन को हम रुकाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। एग्ज़ामिनेशन जो आप कराना चाहते हो वो भी कराइए, लेकिन आपका तरफ से जो एक इनकम्प्लीट जो आप टास्क रह गया, जो एक जस्टिस देना चाहिए था, और ख़ास करके मुदंग येबेंग सिस्टर का जो केस है, आई थिंक अरुणाचल का हिस्ट्री में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऐसे एक सिग्निफिकेंट केस है, क्योंकि दिस इज़ एन ओपन एंड शट केस। इसको ईजीली जस्टिस दे सकता था, लेकिन उस समय में इतना समय ड्रैग किया। 2 साल से तो कमीशन बना ही नहीं, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से। उसके बाद जब कमीशन गठन हुआ तो उसमें हमने बोला है कि चलो आपको केस को स्टडी करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो वी गिव देम इनफ टाइम। जनवरी को आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी जून हो गया। तो इन द मंथ ऑफ मई में हम एक बार इसको फॉलो अप करने के लिए आया था। तो यहाँ में आने के बाद जब उसमें चेयरमैन सर तो नहीं था, लेकिन सेक्रेटरी मैडम वाज देयर। तो सेक्रेटरी मैडम से जब बात किया तो उन्होंने बोला कि ये केस क्लोज हो गया बोला है। हम लोग चौंक गया, अरे इसको जस्टिस जो अभी तक ड्यू है इसको मिला नहीं, हाउ आप कैसे करके क्लोज कर दिया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक रिपोर्ट रेडी किया है, एक कमेटी गठन करके रिपोर्ट बनाया है। तो उसमें हमने पूछा कि ये कमेटी किस हिसाब से गठन किया है, क्योंकि हम लोगों को कमीशन ने उस समय में जब जो नया ये कमीशन गठन हुआ है, हम लोगों को क्लियरली बोला गया था कि अभी सजेता का जो एक जजमेंट है वो जजमेंट के हिसाब से हम एक्शन लेगा बोला है। तो सजेता का जजमेंट भी आ गया, तो अचानक से आप एक कमेटी गठन करके उसका रिपोर्ट बना रहे हैं बोला है। तो उस हिसाब से इनडायरेक्टली यही बोला है कि इसका केस क्लोज हो गया और इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये बोल दिया। तो हम लोग भी सब चौंक गया, एग्जैक्टली कारण क्या है। यहाँ पे सब कुछ रूल्स, हम यहाँ पे मुदंग येबेंग सिस्टर को इसको फेवर करो भी नहीं बोल रहा है। जो रूल में लिखा है और जो चीज़ के लिए ये एंटाइटल्ड है उसी चीज़ को करने के लिए बोला है। तो उसको लेके आज हमने फिर से दोबारा से रिटरेट किया कि देखो 5% का जो झमेला था, कट ऑफ मार्क्स जनरल के लिए 50% था, लेकिन 5% रिलैक्सेशन PWD कैटेगरी के लिए है। तो उस हिसाब से 45% कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए था, और इन्होंने 46.5 स्कोर किया, तब भी इसको नहीं मिला। और उसी एग्जामिनेशन में एक ही पोस्ट था और यही अकेला कैंडिडेट था, तब भी नहीं मिला। और दूसरा प्रोविज़न ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी का एक प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू पैरा 11 ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ 2019। उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा एक पोस्ट है जिसके लिए हमको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से है, तो ऐसे केस में उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा ताकि वो पोस्ट जो है खाली ना जाए, उसमें फिलअप हो। तो ये एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में इन्होंने अपीयर किया उसमें एक ही पोस्ट था, और सी वॉज द ओनली कैंडिडेट फ्रॉम दैट कैटेगरी जो PWD कैटेगरी से है। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोविज़न है, इस हिसाब से इसको ईजिली दे सकता था। तो इसको उसमें इनजस्टिस हुआ था। तो उसी को लेके इन्होंने, हम लोगों ने सजेता का पास गया, चीफ सेक्रेटरी का पास गया, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट का पास गया, इनफैक्ट यहाँ का एडवोकेट जनरल तक का पास भी गया। यहाँ में क्यों ऐसा हो रहा है? तो सबका सजेशन यही था कि आपका साथ अन्याय हुआ है, अभी कमीशन ये चीज़ को क्यों नहीं कर रहा है, वो लोग भी सवाल कर रहा था। तो सबसे यहाँ पे बड़ा एग्जाम्पल तो है कि जो जलस परतिन सर, अभी जो नया कमीशन का जो नया मेंबर है, तो उसमें हम लोगों ने पूछा कि क्योंकि यही जलस परतिन सर जो है सजेता का जॉइंट सेक्रेटरी था, और उसका खुद का स्टेटमेंट है 11 अक्टूबर 2022 में भी, इनफैक्ट यहाँ पे भी है, और सेकेंड है 9 जून 2023। इसका तरफ से ये सजेशन आया है कि ये रिकमेंडेशन आया है कि मुदंग येबेंग का केस में इसको इनजस्टिस हुआ है, अभी कमीशन इसको काइंडली रिकन्सिडर करने के लिए बोला था। तो अभी आप सोच के देखो, वही जॉइंट सेक्रेटरी जो जो सजेता में वहाँ से एक रिकमेंडेशन भेजा था कि कमीशन आपका तरफ से गलती हुआ है, इसको रीलुक करने के लिए बोला था, आज वही सेम जो जॉइंट सेक्रेटरी जो है आज कमीशन का मेंबर है। तो हमने इसी चीज़ को रिमाइंड किया है कि सर, आप जब जॉइंट सेक्रेटरी था आपको पता चल गया था कि इसका साथ क्या हुआ है, नाउ अभी आपका पास राइट टाइम है इसका साथ जस्टिस करने के लिए।
तो इसलिए उसको भी हम लोगों ने आज फिर से दोबारा सा रिपीट किया। तो ये सबसे एक चीज़ तो हम लोगों को बोलना है कि देखिए ये लड़ाई जो है पिछले 2-1.5 साल से हमने लड़ा है, और हम लोगों का जो लड़ाई ऐसा एक्सटेंड में आ गया कि हम लोगों को लास्ट में इनफैक्ट ये इलेक्टोरल प्रोसेस तक भी जाना पड़ गया, लेकिन फिर भी जस्टिस नहीं हो रहा है। तो मुदंग येब्यांग सिस्टर का जो केस है, यहाँ में कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का सिर्फ नहीं है, सी इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिप्राइव्ड कैंडिडेट्स। तो आज इसका साथ जो हुआ है, कल को आपका साथ भी हो सकता है, आपका बेटा या बेटी का साथ भी हो सकता है। यहाँ में एक ही एक्सक्यूज़ दे रहा है कि वो जो एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो गया है वो पोस्ट वापस चला गया, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी इंस्टांसेस हुआ है जहाँ पे कमीशन ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कर लिया और उसमें ऑलरेडी रिक्रूट भी हो गया, लेकिन जहाँ पे इनजस्टिस हुआ है उन लोगों को बैक डेट में भी करेक्शन भी किया है। तो आज ये लोग का बोलना है कि हम रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन लेगा तो इलीगल हो जाएगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि आप रिट्रोस्पेक्टिवली आपसे गलती हुआ है, नाउ इट इज़ टाइम टू करेक्ट इट रिट्रोस्पेक्टिवली। क्योंकि यहाँ पे नया चेयरमैन आओ या फिर नया मेंबर्स आओ या फिर पुराना चेयरमैन हो या फिर पुराना मेंबर्स हो, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि गलती हुआ है तो APPSC एज एन इंस्टीट्यूशन आपसे गलती हुआ है। तो इसलिए हमने बोला है कि देखिए उस समय का जो चेयरमैन था, उस समय का जो मेंबर्स था और जो ताकेत जरंग का जो रोल है, उसका वजह से आज उस समय में इसको इनजस्टिस हुआ है। तो जब अभी नया चेयरमैन आया है, नया मेंबर्स आया है, नया ये ऑफिसर्स आया है, अभी आप उसी चीज़ को दोबारा दोहराएगा तो आप में और ताकेत जरंग में क्या अंतर रह जाएगा, उसी को तो पूछना पड़ेगा। आज आपको हम एक उम्मीद का साथ देखता है, हम भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम सही से हो, जल्दी हो, क्योंकि देयर आर सो मेनी अनएम्प्लॉयड जो यूथ है अभी भी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आप ऐसा जब आपका कारनामा ऐसा होगा, जब आप ऐसा कुछ एक्सक्यूजेस बनाएगा तो एक क्वेश्चन मार्क तो आ जाता है ना। तो इसलिए कमीशन से भी और जो नया मेंबर्स है और जितना भी कमीशन का जो हायरार्कीस है, आप सबसे दिल से अपील है कि देखिए हम मुदंग येब्यांग के लिए फेवर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। व्हाट इज़ राइटफुली हर, जो इसका साथ जो पोस्ट फॉर विच सी इज़ एंटाइटल्ड, जिसके लिए ये डिज़र्व करता है, जो कैटेगरी में पूरा क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। सजेता का जो रिसेंट जजमेंट था 19 मार्च 2024 में, उसमें भी ये बोला गया है कि उसमें ये रिकमेंडेशन आया है कि इसको वो पोस्ट को देना चाहिए। उसका बावजूद भी आप ऐसा एक एक्सक्यूज़ेस बना के अभी बोलता है कि रिपोर्ट देगा, अभी रिपोर्ट में भी वही बोलेगा, नहीं दिया है उसका जस्टिफिकेशन देगा। अभी दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए जो नया चेयरमैन है, नया मेंबर्स है और जितना भी हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी यूथ है, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बार बार आ रहा है, बार बार लड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम हम लोग का नहीं है, या फिर गलती हम लोग का नहीं है, गलती जो कंसर्न अथॉरिटी है वो सही समय में नहीं कर रहा है। उस समय में जब एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ था तभी कंप्लेन किया था, तब से लेकर अभी तक ड्रैग किया है। गवर्नमेंट को बोलने से गवर्नमेंट बोलता है कमीशन गठन होने दो, अभी कमीशन आ गया तो बोलता है कि अभी आप नया गवर्नमेंट फॉर्म होने दो, उसका रिकमेंडेशन को सुनेगा बोलता है। तो मजाक चल रहा है, ये सर्कस बना के रख दिया। तो इसलिए जो नया मेंबर्स है, नया चेयरमैन है, हम भी आप उम्मीद करता है कि आप सही इंटेंशन से आया है। तो सिर्फ बोलना और करना में, सिर्फ बोलना इट इज़ नॉट इनफ, आपको करना भी पड़ेगा, और दिस इज़ वन एग्जांपल। तो इसलिए आज यहाँ पे आके जितना लंबा चौड़ा जो भी डिस्कशन हुआ था, हम कन्विंस नहीं हुआ है, वी वर नॉट कन्विंस्ड। क्यों नहीं कर पा रहे, वो कन्विंस नहीं कर पाए। तो इसलिए हम अपील करता है कि काइंडली रीलुक इनटू इट। और जलस परतीन सर को भी हमने स्पेशली अपील किया है, आपका खुद का लेटर है जब आप सजेता में था, नाउ दैट यू आर अ मेंबर ऑफ दिस कमीशन, अभी आपका बड़ा रोल आता है। अभी शायद चेयरमैन सर मे बी ही इज़ नॉट फ्रॉम दैट कैटेगरी, मीन्स वो ये से फील्ड से बिलोंग नहीं करता, ही इज़ एन एकेडमिशियन, इसको शायद इतना आइडिया नहीं होगा, या फिर बाकी मेंबर से शायद उसको भी इतना आइडिया नहीं हो। बट जलस परतीन सर आप खुद सजेता में रहा है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका यहाँ पे जितना गाइडलाइंस है, यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद इट। तो अभी इट्स टाइम कि उस समय में जो इनजस्टिस आपने देखा है, अभी नाउ इट्स टाइम टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। थैंक यू।